जहाँ तक जेएस मिल का ताल्लुक है, ही वॉज अ ब्रिटिश फिलासफर द सन ऑफ जेम्स मिल, जेएस मिल, जॉन स्टीवर्ट मिल। बारकर ने उसको नाम दिया था, लक़ब दिया था प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। और जहाँ तक मिल की थिंकिंग की बात थी, वो प्लूरल भी था, लिबरल भी था। तो वो फ्रीडम में बिलीव करता था। इसके साथ साथ वो चाह रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो, ये एक पर्सन के पास ना रहे, मोनार्की ना रहे, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, ये शेयर हो जाए। दैट इज़ वाई वो प्लूरलिस्ट कहलाता था। और प्लूरलिस्ट वो इस लिहाज से भी था क्योंकि वो चाहता था जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे, जिनको अच्छे और बुरे की समझ है, जो एजुकेटेड या प्रॉपर्टी क्लास होंगे, उनको डबल वोट्स होने चाहिए, उनको डबल वोट्स होनी चाहिए। इसके अलावा वो ये भी चाहता था जो अमीर लोग होंगे, जो टैक्स दे रहे होंगे स्टेट को, उनको हम ज़्यादा फेवर करें, उनको हम ज़्यादा वोट्स दें। तो प्लूरलिस्ट था वो, और वहाँ से वो फेमिनिस्ट भी था। क्यों? क्योंकि उसने, जब उसके ज़माने में इंग्लैंड में सिचुएशन थी, तो वहाँ पर वमेन्स के जो राइट्स थे वो स्नैच हो रहे थे। तो जेएस मिल ने उसके खिलाफ आवाज़ क्या उठाई, उन्होंने एक बुक लिखी सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। लेकिन सब्जुगेशन ऑफ वुमेन उन्होंने इकलौते खुद मतलब नहीं लिखी। इस सब्जुगेशन ऑफ वुमेन में उसका जो साथ निभाया वो उसकी बीवी थी, हैरी टेलर। टेलर उसका नाम था। तो टेलर और मिल ने मिलकर सब्जुगेशन ऑफ वुमेन जो बुक थी उसको कंप्लीट किया, और कंक्लूड इसको उसकी बीवी ने किया है। और इसमें ये जो सब्जुगेशन ऑफ वुमेन है, इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जस्टिफाई किया है, वुमेन शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एज मेन, वुमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स एज मैन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ये जेएस मिल था, इन्होंने वहाँ पॉलिटिकल राइट्स फॉर वुमेन की भी बात की, वोट्स फॉर वुमेन की बात की। तो इसको हम फेमिनिस्ट भी कह सकते हैं। इसके अलावा ही बिलीव्ड इन अडल्ट फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज में वो बिलीव करता था, और वो चाह रहा था कि ज़्यादातर अगर लोग वोट डालेंगे वो इंटेलेक्चुअल क्लास को डालें, चाहे वो एजुकेटेड हों या प्रॉपर्टी क्लास हो, उनको वो वोट करें। और जहाँ तक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो जेएस मिल, जहाँ तक जेएस मिल की बात है, तो जेएस मिल ने जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोली है वो है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा कल जो हमने बेंथम में देखा, बेंथम की फिलासफी में उन्होंने बोला था सीक्रेट बैलेट, उन्होंने बोला था सीक्रेट बैलेट। लेकिन जो जेएस मिल है ये बोलता है ओपन बैलेट सिस्टम। ये ओपन बैलेट सिस्टम इसलिए बोलता है क्योंकि चाहता है, ये हम वोट कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ ट्रस्ट गिवन टू समबडी होम वी रिप्रेजेंट। जिसको हम रिप्रेजेंट बना रहे हैं, जिसको हम अपॉइंट या इलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम चूज कर रहे हैं, उसको हम वोट करके अपना ट्रस्ट दे रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। तो पब्लिक वोटिंग को वो फेवर कर रहा था। ये ओपन होना चाहिए कि हम किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कल बेंथम वो बता रहा था यूनिकैमरलिज्म, सिंगल हाउस ऑफ अ लेजिस्लेचर। लेकिन जो जेएस मिल है, ही बिलीव्ड इन बाई कैमरल लेजिस्लेचर, या बाई कैमरलिज्म में वो बिलीव करता था, टू हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर और टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा जब उन्होंने सब्जुगेशन ऑफ वुमेन लिखी, या राइट्स के बारे में, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के बारे में उसने बहुत ज़्यादा बात की है। दैट इज वाई ही रिजेक्टेड द नेचुरल डिफरेंस एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो नेचुरल डिस्टिंक्शन जो थी उसको इन्होंने रिजेक्ट किया। ही रिजेक्टेड द नेचुरल डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो जेएस मिल की जनरल फिलासफी में, अगर हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है, तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी इसका जो कंसेप्ट ऑन लिबर्टी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो अपने आप में है ही बेस्ट, वो हमने पढ़ने भी है। तो इन जनरल में आपको ये पॉइंट्स बता रहा था। अब हम इसकी लिबर्टी की ओर आ रहे हैं। और जहाँ तक जेएस मिल की फिलासफी अबाउट लिबर्टी की बात है, तो एसेज ऑन लिबर्टी, एसेज ऑन लिबर्टी इसकी एक पॉपुलर बुक है। एसेज ऑन लिबर्टी जो इसने लिखी है, इसमें उन्होंने बात की है इंडिविजुअलिज्म की। इसने ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन की है इंडिविजुअलिज्म की। तो इंडिविजुअल लिबर्टी को इन्होंने हाईलाइट किया है। और जहाँ तक इंडिविजुअल लिबर्टी की बात है, इंडिविजुअल लिबर्टी में इन्होंने दो सेंसेस से बात की है, नेगेटिव सेंस एंड पॉजिटिव सेंस। नेगेटिव सेंस ऑफ लिबर्टी एंड पॉजिटिव सेंस ऑफ लिबर्टी। ठीक, ये अलग बात है, इसने सपोर्ट किया ज़्यादातर नेगेटिव लिबर्टी को। लेकिन यहाँ पर जो दो सेंसेस इसने लिबर्टी के दिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव सेंस में बताता है जो स्टेट होती है वो लेसिस्फेयर स्टेट होती है, टोटल इंडिविजुअलिज्म होती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस होती है। तो वो नेगेटिव सेंस में
लिबर्टी होती है। और जहाँ तक पॉजिटिव सेंस में जो जेएस मिल ने लिबर्टी बता दी है, यहाँ पर इसने ये नहीं बता दिया कि वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी, कैसी होंगी, किस हद से होगी, लेकिन इसने यहाँ पर ये बता दिया है टू प्रमोट द ऑलराउंड डेवलपमेंट देयर विल बी सम स्टेप्स ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटी, ऑन द पार्ट ऑफ द अथॉरिटीज। कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे पॉजिटिव लिबर्टी में, और उन स्टेप्स का मकसद और एम यही होगा कि इंडिविजुअल्स का, पीपल जो होंगे उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। लेकिन वहां पर वो बोलता था, जो लेसिस फेयर स्टेट थी वहां पर ये बताता था मुकम्मल फ्रीडम होगा, इंडिविजुअलिज्म होगी। लेकिन पॉजिटिव सेंस की लिबर्टी जब मिल बता रहा था, तो पॉजिटिव सेंस में वो बताता है टू प्रमोट द ऑलराउंड डेवलपमेंट, greatest amount of freedom will be there, so that to promote our own development, so that people can express their views and thoughts in order to show their creativity, not to show their creativity that is all around, that is a moral development। क्रिएटिविटी को उजागर करना वो मॉरल डेवलपमेंट है। लेकिन पॉजिटिव सेंस में लिबर्टी के लिए बोलता था टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट, ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रीडम विल बी देयर टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट। और नेगेटिव सेंस ऑफ लिबर्टी में वो हमेशा यही कहता था इंडिविजुअलिज्म को हाईलाइट करना, जिसको जो चाहे कर सकता है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स आर देयर, कोई रेस्ट्रिक्शंस वहां पे नहीं होंगे, लेसिस फेयर स्टेट होगी। लेकिन ये जो लेसिस फेयर स्टेट होगी, नेगेटिव सेंस में जो फ्रीडम अवेलेबल होगा, ये किन को होगा? इट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू मैच्योर इंडिविजुअल्स, ये मैच्योर इंडिविजुअल्स को अवेलेबल होगा। मैच्योर इंडिविजुअल्स मतलब who will be having the true senses of what is good and what is bad, what is right and what is wrong, those can be called mature individuals। तो mature individuals को ये नेगेटिव सेंस में लेसिस फेयर फ्रीडम अवेलेबल होगा, लेसिस फेयर लिबर्टी या नेगेटिव लिबर्टी अवेलेबल होगी। और जो बाकी इसमें बच्चे आएंगे, हैंडीकैप्ड आएंगे, या मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन आएंगे, या बाकी सोसाइटी से लोग आएंगे, वो इसमें नहीं आएंगे, वो इसमें नहीं आएंगे। तो ये टू सेंसेस में जो मिल लिबर्टी दे रहा है, नेगेटिव सेंस एंड पॉजिटिव सेंस। नेगेटिव सेंस में वो यही बता रहा था कि लेसिस फेयर स्टेट होगी, और इसमें ज़्यादातर जो मुकम्मल एब्सोल्यूट फ्रीडम होगा वो ज़्यादातर उन इंडिविजुअल्स को होगा जिनको अच्छे और बुरे की सोच या तमीज़ हो सकती है। दैट मीन्स मैच्योर इंडिविजुअल्स को नेगेटिव सेंस की लिबर्टी होगी और बाकियों को नहीं होगी। और जहां तक रही पॉजिटिव सेंस की लिबर्टी, वो सबके लिए होगी, क्योंकि उसका एम यही होगा टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट, टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ये दो सेंसेस से जेएस मिल ने अपनी लिबर्टी दी है। लेकिन आगे चलकर इसने जब अपनी एसेज ऑन लिबर्टी में, ये इंडिविजुअल लिबर्टी की बात थी, नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस, और इसने ग्लोरीफाई किया नेगेटिव लिबर्टी को, इसने सपोर्ट किया इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए। क्यों सपोर्ट किया इंडिविजुअल फ्री होना चाहिए? क्योंकि बता रहा था जो सोसाइटी और लेजिस्लेचर जो होती है, जो सोसाइटी और लेजिस्लेचर होती है, वो दो ऑर्गन्स ऐसे होते हैं हु ऑलवेज ट्राई टू इम्पोज देयर विल ऑन द इंडिविजुअल। जो सोसाइटी या लेजिस्लेचर होती है, ये हमेशा चाहती है कि हम अपना ओपिनियन, मतलब ओपिनियन ऑफ सोसाइटी, लोग क्या बोलेंगे, ओपिनियन ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर्स क्या बोलेंगे एक इंडिविजुअल के बारे में। तो ये यही बता रहा था, जो सोसाइटी होती है और लेजिस्लेचर होती है, ये टू ऑर्गन्स होते हैं हु ऑलवेज ट्राई टू इम्पोज देयर विल अपॉन द इंडिविजुअल्स। तो इसलिए ये चाहता था, हेंस इट ये जो इम्पोज कर रहे हैं लेजिस्लेचर और सोसाइटी अपना विल किसी इंसान पे, इंडिविजुअल पे, इट रिक्वायर्स चेकिंग। जब इसने ये बात की है इट रिक्वायर्स चेकिंग, तो इसने वहां पर ये बता दिया लिबर्टी इज एसेंशियल देन, लिबर्टी इज द नीड ऑफ द आवर देन। वहां पर जरूरत है लिबर्टी की, वहां पर जरूरत है लिबर्टी की। तो वहां पर ही लिबर्टी की बात करता है। दैट इज व्हाई ही इज ग्लोरीफाइंग द इंडिविजुअलिज्म, दैट इज व्हाई ही इज ग्लोरीफाइंग द इंडिविजुअलिज्म, दैट इज व्हाई ही इज सेइंग एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद जो जेएस मिल है वो बात करता है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की। सीधी सी बात है, व्हेन देयर आर फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन देयर आर फंडामेंटल राइट्स इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करेंगे, देयर आर फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। व्हाई वी नीड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन? क्योंकि पास्ट में क्या होता था, या आजकल भी कहीं हो रहा होगा, लेकिन पास्ट में ज्यादा ही हो रहा था, जब कुछ लोग पढ़ लिख के कुछ एक्सप्रेस कर रहे थे तो उनको सजाएं होती थी, वो फिर खुद या तो उनको सजाएं होती थी या वो खुद अपनी जिंदगी का खात्मा करते थे, क्योंकि उनका जो ओपिनियन आ रहा था, उनकी जो एक्सप्रेशंस आ रहे थे, उनका जो व्यू पॉइंट आ रहा था रिगार्डिंग समथिंग, रिगार्डिंग द सिस्टम,
उसको जो सिस्टम में लोग बैठे हुए थे वो उनको सजाएं देती थी, वो टॉलरेट नहीं करते थे। अदरवाइज ये हर किसी का बेसिक राइट है टू वेदर टू फेवर और क्रिटिसाइज। दो चीजें हो सकती है, या आप इस पॉलिसी इस पॉइंट को या आप कानून इस कानून को सपोर्ट कर रहे हो या आप इसके अगेंस्ट हो। दैट इज फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट वायर। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जब आपकी सोच आज़ाद होती है, व्हेन यू कैन एक्सप्रेस योर विल फ्रीली, तब जाके आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, ऑटोमेटिकली आपकी मेंटली के साथ साथ आपकी जो ब्रॉड माइंडनेस है, इससे फायदा होता है इन जनरल सोसाइटी को एंड इन पर्टिकुलर आपके घर को, आपकी फैमिली के, योर किड्स एंड किन्स, फैमिली, सोसाइटी, सोसाइटी के बाद नेशन को। तो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के लिए उन्होंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, मॉरल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए। लेकिन कुछ चीजें पुराने जमाने से होती आई है जिनकी वजह से, जिनको कंसिडर किया जाता है वो रुकावटें हैं फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन में। तो जब जेएस मिल से पूछा गया ये फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के लिए व्हाट कैन बी द ऑब्स्टेकल्स, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन द इंग्लिश सोसाइटी, तो उसने डायरेक्टली बता दिया डेमोक्रेसी है, कस्टम्स है और ट्रेडिशंस है, इसके अलावा कन्वेंशंस। कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आगे चलकर बता देंगे। तो कस्टम्स और ट्रेडिशंस को इसने ज्यादा हाईलाइट किया कि ये ऑब्स्टेकल्स है। किसमें ऑब्स्टेकल्स है? इन द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इन द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो इसने वहां पर बता दिया लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो ये लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन द लॉन्ग रन। ये सोसाइटी और नेशन के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स इसमें कुछ ये चीजें आती हैं जो रुकावट डालती हैं, ऑब्स्टेकल्स इन द फॉर्म ऑफ कस्टम्स, कन्वेंशंस, ट्रेडिशनल्स। उसके बाद मिल एक्शन पे आ जाता है। जेएस मिल्स व्यूज ऑन एक्शन, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट जेएस मिल्स लिबर्टी। तो इस लिबर्टी में इंडिविजुअल लिबर्टी के बाद लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन आ जाता है, या राइट टू एजुकेशन आ जाता है, वुमेन्स राइट्स आ जाते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन में ये सारे आते हैं। लेकिन जेएस मिल इसमें एक और व्यू देती है, एक और व्यू देता है, व्यूज ऑन एक्शन, व्यूज ऑन एक्शन। तो वो दो किस्म की व्यूज देता है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस, ये दो व्यूज, दो किस्म के एक्शंस पे व्यू देता है जेएस मिल। जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस होती है उनमें एक इंडिविजुअल को, समझो वही नेगेटिव सेंस की फ्रीडम, एब्सोल्यूट फ्रीडम होती है, इंडिविजुअलिज्म ग्लोरीफाई हो जाती है, इंसान को जो चाहे कर सकता है। बिकॉज इसमें क्या है? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, या आपके वो चीजें हैं जो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने साथ कर रहे हो, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। लेकिन अब स्टेट है, सिस्टम है, गवर्नेंस है, या आपकी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन थी तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप जो करें कर सकते हैं अपने साथ। अब दूसरी जो एक्शंस उन्होंने बता दी, उन्होंने व्यू दी है, दैट इज अदर रिगार्डिंग एक्शंस। अदर रिगार्डिंग एक्शंस में जेएस मिल सबसे पहले ये बता देता है कि अदर रिगार्डिंग एक्शंस में आपको पनिशमेंट हो सकती है, यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। ये कब हो सकता है आपको ये रेस्ट्रिक्शंस, ये अदर रिगार्डिंग एक्शंस में सजा क्यों हो सकती है? जब आप हद क्रॉस करेंगे, जब आप हद से गुजर जाएंगे। क्योंकि आप वहां पर क्या कर रहे हो? बिकॉज यू आर बिकमिंग न्यूसेंस टू अदर्स, आप दूसरों के लिए दर्दसर बन जाते हो। आपके हरकत सकना, जो भी आपकी एक्टिविटीज होती है वो सोसाइटी के लिए दर्दसर बन जाती है, वो आपकी फैमिली के लिए परेशान कुन बन जाता है, सोसाइटी के लिए इन जनरल, पूरे एरिया के लिए भी वो परेशानियां बन जाती है। तो वो अदर रिगार्डिंग एक्शंस में आ जाती है। तो यहाँ पर मिल ने क्या कहा है, जब आपकी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में कोई भी प्रॉब्लम हो, वहां पर आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम है, क्योंकि वहां पर अगर आप नुकसान भी करोगे तो सिर्फ आपका नुकसान होगा। लेकिन जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस है वहां पर आपको रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वहां पर आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होगा। क्यों आपको रिस्ट्रिक्शंस होंगी? क्योंकि आपकी जो हरकत या एक्टिविटीज है इनसे दूसरों को, या अपने घर वालों को ही, फैमिली को, या सोसाइटी को, इन जनरल एरिया को, या अवाम को आप नुकसान पहुंचाते हो। तो आप यहाँ पर न्यूसेंस टू अदर्स बन जाते हो अदर रिगार्डिंग एक्शंस में। सो वी नीड टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस हियर, सो वी नीड टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस हियर। तो जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस थी वहां एब्सोल्यूट फ्रीडम था, जो अदर रिगार्डिंग एक्शंस है वहां पर आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है।
तो ये लिबर्टी जो जेएस मिल ने बताई थी, ये लिबर्टी की बातें थी। लिबर्टी में इसने ज्यादा ग्लोरीफाई किया पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस में, और फेवर इसने खुद किया नेगेटिव सेंस को, एब्सोल्यूट फ्रीडम को, इंडिविजुअलिज्म को इसने हाईलाइट किया। इसने यहाँ पर फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की भी बात की, वमेन्स राइट्स के साथ साथ राइट टू एजुकेशन की भी बात की, और इसने दो व्यूज भी दी है एक्शंस पर, व्यूज ऑन एक्शन, जिसमें सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है और अदर रिगार्डिंग एक्शन है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में आप एब्सोल्यूट फ्री हो, एब्सोल्यूट फ्रीडम है। अदर रिगार्डिंग एक्शंस में आप पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है व्हेन योर एक्शंस आर बिकमिंग न्यूसेंस प्रॉब्लम्स टू अदर्स। उसके बाद जेएस मिल ने अपनी व्यू दी है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को कंसिडर किया जेएस मिल ने बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच इंडिविजुअल्स कैन एंजॉय देयर राइट्स विद लिबर्टी, राइट्स विद लिबर्टी। जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, इसमें उन्होंने इसका नेचर बता दिया, लेकिन नेचर बताने से पहले इसने ये बता दिया रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए डेंजर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डेंजर्स टू द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सीधी सी बात है, ये डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू वोट्स। लोगों ने जब अपने वोट से दूसरे लोगों को चुना, तो वो लोग जिनको चुना गया वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो मिल ने दी है, इसमें ये बताता है डेंजर्स क्या रहती है एक डेमोक्रेसी जो होती है, क्योंकि जहां रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी है। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो जेएस मिल ने बता दी है वो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी है। तो जहां तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या ये जो डेमोक्रेसी है, इसके लिए डेंजर्स क्या रहती है, इसके लिए डेंजर्स क्या रहती है। सबसे पहली बात इसमें डेंजर जो आता है वो आता है मेजॉरिटी रूल से। मेजॉरिटी रूल, मेजॉरिटी रूल का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग हुकूमत करें। मेजॉरिटी रूल यहाँ पर जो मिल डिपिक्ट करता है, हाईलाइट करता है, वो बताता है यहाँ पे मेजॉरिटी रूल जो है ये वन कम्युनिटीज रूल होता है। there are diversities in the country, there is a secularism in the country, but when rulers will be from just one community and they will be in the majority in the system, तो विद इन द सिस्टम वो मेजॉरिटी में होंगे। उनको इलेक्शंस में आउट ऑफ 400 सिर्फ 201 नहीं आए, बल्कि उनको 250 सीट्स आ गए। तो दे आर इन मेजॉरिटी नंबर से भी, एज फार एज कम्युनिटी वो बिगेस्ट कम्युनिटी कंट्री में। तो जेएस मिल यहाँ पर यही बताते हैं जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी रूल जो होता है ये बड़ा डेंजरस होता है, ये बड़ा डेंजरस होता है। और इस मेजॉरिटी रूल को चैलेंज करने के लिए जेएस मिल ने सपोर्ट किया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को। तब जाके वहां पर थोड़ा सा असर हो जाता है, तब जाके वहां पर थोड़ा सा असर हो जाता है, और जो सिस्टम में लोग आ जाते हैं वो डाइवर्सिटी से होते हैं। वो कहाँ से होते हैं, वो डाइवर्सिटी से होते हैं। तो सबसे पहला डेंजर जो डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए मिल ने बता दिया है, दैट इज मेजॉरिटी रूल, दैट इज मेजॉरिटी रूल। एक ही ग्रुप के लोग, एक ही कम्युनिटी के लोग आपको रूल करेंगे, वो बहुत तादाद में भी होंगे और एक ही कम्युनिटी के होंगे, तो आपके लिए खतरा होगा। दूसरा जो इन्होंने बता दिया जो डेंजर होता है डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए, वो होती है कलेक्टिव मेडियोक्रिटी। कलेक्टिव मेडियोक्रिटी, अब जिन लोगों को आपने चूज किया, जिन लोगों को आपने इलेक्ट किया, जिन लोगों को आपने चुना अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे, वो इनोसेंट है। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस, दे आर इनकैपेबल, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज द सिस्टम विद इन द क्राइसिस। क्राइसिस के दौरान आप सिस्टम को कैसे चलाएंगे, सर्कमस्टेंसेस आप कैसे हैंडल करेंगे, जब आप प्रोटेस्ट फेस कर रहे होंगे, जब आप मीडिया बैन कर रहे होंगे, जब आपकी पॉलिसीज का क्रिटिसाइज हो रहा होगा, जब आप इनकैपेबल हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज देयर, तो डेफिनेटली आपकी जो सिस्टम है, आपका जो सिस्टम चल रहा है वो नाकाम हो जाता है। तो कलेक्टिव मेडियोक्रिटी को भी कंसिडर किया है जेएस मिल ने एज ए डेंजरस और थ्रेट टू डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इसके अलावा इन्होंने बता दिया है मिसयूज ऑफ पावर, पीपल इन द अथॉरिटी, रिप्रेजेंटेटिव्स विद इन द सिस्टम आर गेटिंग करप्ट, वो करप्ट बन जाते हैं। उनका बैकग्राउंड कैसा है वो अलग बात है, लेकिन वो करप्ट बन जाते हैं। एंड दे आर मेकिंग पॉलिसीज इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड्स एंड लाइवलीहुड ऑफ देयर किड्स एंड किन्स। वो पॉलिसी ऐसे बनाते हैं, पॉलिसीज वो ऐसी तश्कील देते हैं जैसे सिर्फ इनके लोगों को फायदा होता है और बाकी लोगों को कोई फायदा नहीं होता है।
वो भी मिसयूज ऑफ पावर है। या तो वो करप्ट है, मेज के नीचे से कुछ लेते हैं, राइट हैंड से ऑर्डर देते हैं, लेफ्ट हैंड से कुछ और लेते हैं, तो वहां पर भी ये करप्शन है। दूसरा ये वो पब्लिक ग्रीवेंसेस जो होती हैं उनको वो फीडबैक पॉजिटिवली नहीं देते हैं, तो वो मिसयूज ऑफ पावर हो जाता है वहां पर। तो मिसयूज ऑफ पावर या फेक केसेस बनाना, किसी पे फेयर सिलेक्शन ना करना, ये सारा होता है बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। तो ये भी एक खतरा रहता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए या डेमोक्रेसी के लिए। इसके अलावा मिल ने, ठीक है वो प्लूरलिस्ट था, वो बोल रहा था कि ठीक है लोगों को वोट दो, उनको वोट दो जो क्वालिफाइड होंगे, उनको दो दो वोट्स दो जो क्वालिफाइड होंगे, और एक ही बादशाह नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सम एक्सटेंट शेयर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो डेंजर्स टू डेमोक्रेसी और डेंजर्स टू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में बताता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज आल्सो अ थ्रेट। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज आल्सो अ डेंजर टू डेमोक्रेसी। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है ये भी एक खतरा है डेमोक्रेसी के लिए। कैसे? ये तो लोअर लेवल तक पावर जाता है, अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग पावर जाता है, पार्टिसिपेशन के लिए पावर जाता है लोअर लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक, विलेज लेवल तक। लेकिन यहाँ पर मिल ने इसको क्यों कहा इट इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, इट इज अ डेंजर टू डेमोक्रेसी? क्योंकि इट हैम्पर्स द क्विक डिसीजन मेकिंग, इट इफेक्ट्स द क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग आप नहीं कर सकते व्हेन देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन। When there is unitary system, when there is a unitary system, one control of governance, one center of governance, your decision making is quick and fast. But when there is decentralization of power, division of powers at various levels, center, state, local, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की वजह से क्विक डिसीजन मेकिंग, कभी कभार क्राइसिस ऐसे हो जाते हैं, सिस्टम सर्कमस्टेंस हमें ऐसे डिमांड करते हैं कि क्विक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। तो जब वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन होगी और यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस क्राइसिस से भरे होंगे, तो जब डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से वहां फैसला लेना होगा तो वो क्विक नहीं होगा। दैट इज व्हाई दिस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू जेएस मिल इज अफेक्टिंग द डिसीजन मेकिंग, इट इज अफेक्टिंग द डिसीजन मेकिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे ठेस पहुंचती है, जो खतरात तस्वर किए जाते हैं डेमोक्रेसी के लिए या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए। इसमें आता है मेजॉरिटी सिस्टम, मेजॉरिटी रूल जिसको हम बोलते हैं, कलेक्टिव मेडियोक्रिटी, इनकैपेबल persons within the system to rule, lack of experience is there, misuse of authority, misuse of power, इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से खतरात रहते हैं सिस्टम में डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जेएस मिल नेचर बताता है, व्हाट आर द कैरेक्टर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर और फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो वहां पर जब हम डेंजर्स पढ़ रहे थे तो वहां मेजॉरिटी रूल था, और इसको कर्व करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए जेएस मिल ने बताया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस में आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो किसी को कितने वोट चाहिए कामयाब होने के लिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं लेकिन कम ही लेने होते हैं, और लेने वो होते हैं जो कोई वोट लेवल जो टच करेंगे। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जिस तरह यहाँ राज्यसभा के लिए होते हैं या प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए होते हैं, या मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए होते हैं, तो वो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये जो पीआर सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, ये मिल ने ही दिया है। तो पीआर सिस्टम को इसने सपोर्ट क्यों किया है? क्योंकि इससे जो ये रिप्रेजेंटेशन होती है इसमें सारे पार्टिसिपेट करते हैं। 5-10 कैंडिडेट्स है, 2-4 कम्युनिटीज़ कंट्री में है, तो इन 10 कैंडिडेट्स को अपनी हर एक कम्युनिटी अपने जिनको भी वोटिंग राइट है वो अपने अपने तरीके से किस बंदे को वोट दे सकता है। तो जिनको ज़्यादा वोट्स आएंगे ऑटोमेटिकली वो पहले ही ऊपर जाएंगे, वो पहले ही कामयाब हो जाएंगे। फिर जिनको कम आएंगे उनके लिए जो वोट्स हैं, जब तक उनमें से किसी को कंप्लीट कोटा ना आएगा वोट्स का, तब तक उन सब के जो वोट्स हैं जिनके कम है, जिनके कोटा अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं, जिनके वोटिंग कोटा रिक्वायर्ड कोटा अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, उनमें से जिसके ज़्यादा होंगे और जिसके कम होंगे उसके वोट्स उठते हैं और वो डिवाइड हो जाते हैं किन में, जिनके वोट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, ताकि उनका कोटा जो रिक्वायर्ड कोटा है वो फुलफिल हो जाए। और इसमें ये भी है, जिसका जो कामयाब हो गया है, अगर उसको 50 वोट चाहिए थे, 50 उसके आ गए, लेकिन उसको सिर्फ 50 नहीं आए, उसको 60 आ गए। अब ये जो 10 उसको ज्यादा आ गए, ये 10 भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बाकियों में।
जब तक कि बाकी रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स कामयाब ना हो जाए। और इसमें नाकाम वही होते हैं जिनको वोट्स कम आ जाते हैं। लेकिन बात यहां पर क्या होती है, यहां पर ओपन सिस्टम होता है, कोई भी प्रेफरेंस के हिसाब से किसी को भी चुन सकता है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होगा A B C D, तो वहां पर एक वोटर जाएगा, वो वन करेगा, जो डी कैंडिडेट है इसको वन करेगा, जो ए कैंडिडेट है इसको टू करेगा। तो डी कैंडिडेट को कितने लोग वन करेंगे, वो आएगा कोटा में, इसको 40 लोगों ने हाँ किया या नहीं किया। तो ये आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को मिल ने कहा है इट इज अ ट्रीटमेंट अगेंस्ट मेजॉरिटी रूल, इट्स अ ट्रीटमेंट अगेंस्ट मेजॉरिटी रूल। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को इसने सबसे पहले हाईलाइट किया जहां तक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और दूसरा जो इन्होंने बता दिया है, इसने सपोर्ट किया, जो मैंने पहले भी बता दिया, पब्लिक वोटिंग, ओपन सिस्टम को इसने सपोर्ट किया। इसने सीक्रेट बैलेट नहीं माना, इसने पब्लिक वोटिंग को सपोर्ट किया है। ओपन सिस्टम मतलब ओपन बैलेट सिस्टम ओपन बैलेट सिस्टम को इसने सपोर्ट किया है। और इसके अलावा इसने ये भी बता दिया है जो क्वालिफाइड लोग होंगे, एजुकेटेड या वो प्रॉपर्टीड क्लास होंगे, इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास या एजुकेटेड होंगे, उनको कम से कम दो वोट्स होने चाहिए। प्लूरल वोटिंग, ये दो वोट्स उनको क्यों होने चाहिए, क्योंकि इसने वहां पर बता दिया है, जस्टिफाई किया है, एक गुंडा मवाली, एक कातिल भी, एक पागल भी वोट डालता है, उसको एक वोट है। और यहाँ से एक काबिल इंसान जो अच्छे बुरे की तमीज रखता है, उसको भी सिर्फ एक वोट है। तो हिसाब बराबर, उसने भी डाला वोट, इसने भी डाला वोट। लेकिन द वोट दैट विल मेक द डिफरेंस, वो उस पागल के मुकाबले में इस अच्छे बुरे में तमीज करने वाले को ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पागल को एक वोट है, चोर को एक वोट है, कातिल को एक वोट है, जिसका बैकग्राउंड खराब है उसको एक वोट है, जिसका सब कुछ अच्छा है, जिसको अच्छे बुरे की तमीज है, उसको कम से कम दो वोट्स होने चाहिए। तो इस चीज को इन्होंने फेवर किया। प्लूरल वोटिंग टू एबल पर्सन, प्लूरल वोटिंग टू इंटेलेक्चुअल्स इन जनरल हम कह सकते हैं। ओपन बैलेट सिस्टम इसने बताया है। इसने ये भी बता दिया है ज्यादातर वोट्स जो आप डालेंगे वो ज्यादातर आप प्रेफर करें टैक्स पेयर्स को डालें। जो टैक्स देते होंगे उनको आप वोट करें, जो टैक्स देते होंगे उनको आप वोट करें। क्यों? क्योंकि इन्होंने वहां पर बता दिया है जो एमपीज होंगे दे विल नॉट बी पेड, बिकॉज टू गेट इलेक्टेड इनटू द हाउस is itself an honor. To get elected into a house or legislature is itself an honor. So no need to pay the MPs, members of parliament. तो इसीलिए इसने यहां पर यह भी बता दिया है वोट फॉर द टैक्स पेयर्स। जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो उनको ज़्यादा ये पेमेंट की फिक्र नहीं रहेगी। तो जो एमपीज होंगे वो पे नहीं किए जाएंगे, वो पे नहीं किए जाएंगे, अनपेड एमपीज होंगे। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर लेजिस्लेचर का होगा ये टू हाउसेस पे डिपेंड होगा, टू हाउसेस का बना हुआ होगा। बाइकेमरलिज्म विल बी देयर, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, लोकसभा, राज्यसभा। यूएस में सेनेट, राज्यसभा की जगह सेनेट है और लोकसभा की जगह हाउस ऑफ कांग्रेस है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बता दिया है राइट टू वोट फॉर वुमेन, यानी पॉलिटिकल राइट्स फॉर वुमेन, इसने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में बताया है। इसने यहाँ पर यह भी बता दिया है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में, एजुकेशन एज अ टूल टू अवेयर द पीपल अबाउट डेली हैपनिंग्स, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, हाउ वी शुड गो फर्दर इन द फ्यूचर। एजुकेशन कंपलसरी, एजुकेशन वहाँ जरूरी होनी चाहिए। अगर आप वोटिंग राइट्स वुमेन्स को भी देते हो फिर वहाँ पर एजुकेशन भी होनी चाहिए। एजुकेशन से आप एक तो सिटीजन, people will be aware about what is good and what is bad, and they will definitely take the steps which will help in the long run for the nation, national integrity rather। तो यहाँ पर इसने ये इंपॉर्टेंट चीज जो बताई है वोट फॉर द टैक्स पेयर्स, क्योंकि वहाँ अनपेड एमपीज होंगे। दूसरा इसने ये भी बता दिया है एंड पे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द सिटीजन, जो शहरी होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द सिटीजन, उनको डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, उनकी सिटीजनशिप डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। मे बी सिटीजनशिप नहीं, लेकिन उनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, नॉट सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री बट टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन, वो इलेक्शंस में नहीं लड़ सकते अगर उनको क्या होगा, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए। वो किन बेसिस पे डिस्क्वालीफाई होंगे, फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अनेबल टू पे द टैक्स, नंबर 1, अगर वो टैक्स नहीं भर रहे होंगे, टैक्स अदा नहीं कर रहे होंगे,
नंबर 1 अगर वो टैक्स नहीं दे रहे होंगे। नंबर 2 डिपेंडेंट ऑन पब्लिक वेलफेयर, मतलब वो कमा सकते हैं लेकिन नहीं कमाएंगे। दूसरी बात, कमाने की बात नहीं है, अगर वो सिस्टम में है, अगर वो एमपी बन गए लेकिन वो वहां से ही अपना काम निपटाते हैं, मतलब वो पर्सनल मोटिव, सेल्फिश मोटिव्स प्रमोट करते हैं, तो डिपेंडेंट ऑन पब्लिक वेलफेयर वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। नंबर 3 बैंकरप्ट, करप्ट एंड ड्रंकार्ड्स। ड्रंकार्ड्स अगर वो होंगे, करप्ट होंगे, वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो disqualification of the citizen according to J.S. Mill on 3 grounds: unable to pay the taxes, corrupt and drunkard, dependent on public welfare, dependent on public welfare। तो ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसने बता दिया है। डेमोक्रेसी जो इसने बताई है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इसने ये इसका नेचर बताया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे पहले पीआर सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है? वही है कि कोटा कंप्लीट होना चाहे, उनके वोट्स फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जब तक कि जो सबसे कम वोट्स वाला होगा वो एलिमिनेट ना हो, और रिक्वायर्ड कोटा जो होगा वो कंप्लीट होगा। इसमें प्लूरल वोटिंग इसने बताई है। इसके अलावा इसने ओपन बैलेट सिस्टम बताया है, राइट्स फॉर वुमेन, एजुकेशन और वोटिंग या वोट्स फॉर द टैक्स पेयर्स, वोट्स फॉर द टैक्स पेयर्स। इसके अलावा इसने ये भी बता दिया है डेंजर्स डिस्क्वालिफिकेशन, रादर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटीजन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटीजन। तो ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो जेएस मिल के रिलेटेड थी। इसके अलावा इसने बहुत सारी बुक्स लिखी है, जैसे एसेज ऑन लिबर्टी, सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, डेजर्टेशंस एक टाइटल है, और भी कुछ बुक्स लिखी है इसने जो मैं लेटर ऑन शेयर करूँगा ग्रुप में। तो इसके हमने 2 कॉन्सेप्ट्स और इन जनरल बहुत कुछ जाना। तो जो मेन इसके 2 कॉन्सेप्ट्स है, दैट इज़ ऑन लिबर्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो अगर इसने कहीं पर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोली है तो इसने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को बोला है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को बोला है। और अगर इसने लिबर्टी के बारे में कोई बात की है, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस की, तो प्रेफरेंस इसने दी है नेगेटिव सेंस को। और अगर इसने कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस की बात की है, रिस्ट्रिक्शंस के लिए इसने बता दिया है जो आपकी बाकी हरकत, अदर रिगार्डिंग एक्शंस होंगी जिनसे अगर आवाम को नुकसान होगा, फैमिली को नुकसान होगा, वो दर्द-ए-सर यानी न्यूइसेंस टू अदर पीपल होंगे, तब जाके वहाँ रिस्ट्रिक्शंस लग सकती है, आपको पनिशमेंट हो सकती है। बाकी आपके अपनी लेवल पर, अपनी ज़िंदगी के लिए यू आर एब्सोल्युटली फ्री, यू आर एब्सोल्युटली फ्री। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम है आपको। लेसिस-फेयर स्टेट को इन्होंने फेवर किया, और इन्होंने लेसिस-फेयर स्टेट को फेवर किया, दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू द इंडिविजुअल्स हैव विद मैच्योरिटी, जिनको अच्छे बुरे की तमीज़ होगी। तो इसने जो नेचुरल डिस्टिंक्शन कंसिडर की जाती है मेल और फीमेल के बीच, इसको इन्होंने ख़त्म किया है। और इसकी जो बुक है जिसमें एंड पे कंक्लूड किया इसकी बीवी ने, टेलर ने, वो है सब्जुगेशन ऑन वुमेन, जिसमें इसने वुमेन राइट्स के बारे में बात की है कि मैन एंड वुमेन शुड बी इक्वल विद राइट्स एंड ड्यूटीज एज वेल। जो बाकी जो वुमेन्स को कंटेंट रखा जाता था हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए, इसके खिलाफ इसने लिखा है they should be given a free choice whether they are willing to marry or not, whether they are willing to receive higher education or not, whether they are willing to go abroad or not। इसको इन्होंने फेवर किया। इसके अलावा इन्होंने ये भी बता दिया है जो सोसाइटी और लेजिस्लेचर्स होते हैं ये अपना विल इम्पोज करने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअल्स पे, और इसीलिए इस विल को, जो सोसाइटी और लेजिस्लेचर का विल हो रहा था इंडिविजुअल्स पे इम्पोज, उसको चैलेंज करना था, चेक करना था। एंड द ओनली टूल that can check this very imposition of the will on the part of society and legislature is the liberty or individual freedom, or individual liberty। तो लिबर्टी वो चीज़ है। इसके अलावा इन्होंने लिबर्टी ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन के बारे में बात की है कि इसी की वजह से क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और नेशंस डेवलप करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रमोट होती है, मॉरल डेवलपमेंट या ऑलराउंड डेवलपमेंट प्रमोट होता है। और इसने वहाँ पर ऑब्स्टेकल्स बताए हैं लिबर्टी ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन को रोकने के लिए कौन सी चीज़ें हैं। Ancient traditions, conventions, customs। फिर इसने यहाँ पर बता दिया है डेंजर्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या डेंजर्स है। और जो 2 सेंसेस में इसने लिबर्टी की बात की है, वहाँ पर नेगेटिव सेंस में मैंने बताया एब्सोल्यूट फ्रीडम है, लेसिस-फेयर स्टेट है। लेकिन जो पॉजिटिव फ्रीडम, पॉजिटिव सेंस में इसने लिबर्टी बता दी है, इसमें ये बता देता है गुड अमाउंट ऑफ फ्रीडम विल बी देयर, गुड अमाउंट ऑफ फ्रीडम विल बी देयर, बट फॉर व्हाट,
टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट, टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो इसको कंसिडर किया जाता है फेमिनिस्ट भी। जैसे मैंने आपको बोला था, प्लेटो इज अ फेमिनिस्ट। व्हाई? बिकॉज ही फेवर्ड वुमेन टू बिकम अ फिलोसफर किंग, ही फेवर्ड देयर एजुकेशन। तो जेएस मिल को भी हम कहते हैं ही इज अ फेमिनिस्ट। व्हाई? इसने वुमेन राइट्स के बारे में बात की है, इसने वुमेन राइट्स के बारे में बात की है। ही इज अ प्लूरलिस्ट। व्हाई? ही फेवर्स एट लीस्ट टू वोट्स फॉर द इंटेलेक्चुअल्स। और इसको नाम दिया है प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी बाय बारकर। So this was all about J.S. Mill, and from tomorrow onwards we will discuss about Karl Marx.